चीजें वहां पर स्पष्ट हुई थी। लेकिन उस केस में एक बहुत रोचक बात यह भी आई थी कि उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पासपोर्ट एक्ट के तहत मेनका गांधी का जो पासपोर्ट छीना गया है किंतु उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया है, ये इलीगल है। उसके बाद पासपोर्ट ऑफिसर ने उनको सुनवाई का मौका दिया, सुनवाई का मौका देने के बाद वही फैसला फिर से कर दिया जो पहले किया था। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि सुनवाई का अधिकार दे दिया है, उसके बाद जो फैसला किया है पासपोर्ट अधिकारी की अपनी जुरिडिक्शन का मामला है, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। इन सुनवाई का मौका नहीं दिया, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, वो देना होगा। और वहीं से मेनका गांधी के मामले से कहते हैं कि ये कंसेप्ट डेवलप हो गया कि नेचुरल जस्टिस जरूरी है। तो किसी भी मामले में जिसमें आप जज बन रहे हो, जिन बातों का ध्यान रखना है उसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। उसके क्या क्या मूल्य हैं? पहली बात है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनवाई का या अपने रिप्रेजेंटेशन का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। पर्याप्त शब्द पे गौर करना है, ये नहीं कि एक से सुन लिया 1 घंटा, दूसरे बोले 10 सेकंड है, बोल जल्दी से, ये मत कहना कि मौका नहीं मिला था, बोल 10 सेकंड में। उससे बोलने शुरू जी मेरा नाम क ख ग है, मैं इस गांव से आता हूं, हो गया, चलो वैसे सुनवाई का अवसर हो गया। इसलिए सुनवाई का पर्याप्त अवसर, वो अपनी बात ठीक से कह सके, उसके बाद जजमेंट हो, ये चीज है। फिर जो जज है, जज निष्पक्ष हो, इसका फैसला कैसे होगा? जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश दोनों पक्षों से असंबद्ध होना चाहिए, दोनों पक्षों से असंबद्ध। इसका मतलब है कि किसी पक्ष के प्रति प्रेम या नफरत पहले से उसके मन में ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, दूसरा कोई संबंध ना हो। और दोनों पक्षों में से अगर एक पक्ष रक्त संबंधी है या दोस्त है तो संबंध में कोई ब्लड रिलेशन भी हो सकता है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कोई भी ऐसा संबंध अगर ऐसा है तो मामला गड़बड़ है। तीसरी बात है किसी पक्ष के साथ, इसी को तीसरा पक्ष लें, किसी पक्ष के साथ जज का कोई हित मैच ना करता हो, मतलब इंटरेस्ट कॉमन ना हो। जैसे मान लीजिए रेजिडेंशियल सोसाइटी है, वो सोसाइटी लीगल है या इलीगल है, फ्लैट्स बने हुए हैं, इस पर केस हो गया, जिस जज की अदालत में केस आया उस जज का अपना एक फ्लैट उस सोसाइटी में ही है। अगर उसने कह दिया कि सोसाइटी इलीगल बनी हुई है तो उसके फ्लैट की कीमत खत्म हो गई, तो उसका हित है, दोस्ती नहीं है, उसका हित फंसा हुआ है कि इसका फैसला मुझ पर भी तो असर डालेगा। इसलिए अगर किसी जज का हित अहित कुछ भी जुड़ा हुआ है, संबंध जुड़ा है, पूर्वाग्रह जुड़ा, तो वो न्याय नहीं कर पाएगा। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है। एक तीसरी बात है कि जो फैसला आप करेंगे, निर्णय हमेशा और हमेशा वस्तुनिष्ठ आधारों पर होना चाहिए। निर्णय वस्तुनिष्ठ आधारों पर हो, और वो वस्तुनिष्ठ आधार भी ना स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए, मन में नहीं चलेंगे। वस्तुनिष्ठ आधार स्पष्ट हो। निर्णय में आपने कभी सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने 3400 पेज का निर्णय दिया, 1200 पेज का निर्णय दिया? कभी कभी क्या होता है कि निर्णय उठाने के ट्रक मंगवाना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, 4 जजेस ने निर्णय दिया है, चारों का 1,500 पेज का है, 6000 पेज का निर्णय। कुली आते हैं, कुली ट्रक से आता निर्णय, जज साहब से पीछे ट्रक आ रहा है निर्णय लेके उनका। 4100 पेज का, अरे बाप रे बाप, लोग आ देते हैं इसको 4100 पेज का निर्णय। कई जज इस चक्कर में और लंबा कर देते हैं कि थोड़ा रिकॉर्ड बन जाए मेरे नाम से कि 4100 तो 4400 पेज का मेरा निर्णय आया है। उनके पेज भी लंबे वाले होते हैं, लीगल पेज, लेकिन उसमें टाइपिंग बड़े मोटे फॉन्ट में होती है, गैप बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो जजेस की उम्र जो होती है ना उससे छोटा दिखता भी नहीं, फिर इससे बड़ा रखते हैं, गैप ज्यादा रखते हैं। 4100 पेज के निर्णय में क्या होता है? इस निर्णय में जो अंतिम आदेश होता है, जिसको सिविल मामले में डिक्री कहते हैं, डिग्री नहीं डिक्री है ना, सिविल मामले में अंतिम आदेश जो है उसको डिक्री कहते हैं। और कभी कभी ऑर्डर शब्द भी आ जाता है, तो डिक्री हो या ऑर्डर हो, आमतौर पर यह होता है मुश्किल से आधे पेज का या 1 पेज का बस, और बाकी जो है 4099 पेज वो उस निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया के बारे में होते हैं कि यहां तक हम कैसे पहुंचे, सारे तथ्य, जितने सबूत रखे गए उन सबकी व्याख्या, इस सबूत से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते हैं, इस सबूत और इस सबूत में कॉन्ट्रडिक्शंस हुए हैं तो हम इस सबूत को वैलिड नहीं मानेंगे, इस गवाह ने क्या कहा किंतु इस गवाह की परिस्थितियां बता रही हैं कि उस गवाह को बहुत विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, ये सब चीजें। और जब उसकी रिव्यू पिटीशन लगती है, अपील होती है, तो अपील आमतौर पर केवल इसके बारे में नहीं होती है, अपील होती है उसके पीछे के बेसिस पर। और इसलिए नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि किसी भी निर्णय में निर्णय के आधार स्पष्ट रूप से आने चाहिए ताकि हम उसको इवेल्युएट कर सकें और रिव्यू कर सकें। अंतिम बात, कुछ लोग मानते हैं कि नेचुरल जस्टिस में सिद्धांत होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होना चाहिए, वो ये है न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। न्याय होना भी चाहिए और होता हुआ दिखना भी चाहिए। अच्छा, दिखना भी चाहिए कि कई मतलब लोग ऊट पटांग निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे भी पाकिस्तान के सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी न्याय किया, बड़ा शानदार न्याय किया, जिसमें न्याय हो तो नहीं रहा पर होता हुआ दिख ज्यादा रहा है कि अगर परवेज मुशर्रफ मर भी जाए तो भी उसकी डेड बॉडी को चौराहे पर सबके सामने 3 दिनों तक फांसी पे टांगेंगे। यही किसी देश का चरित्र होता है जो बीच बीच में उछल उछल के सामने आता है। एक मरे आदमी को 72 घंटे तक फांसी पे टांगेंगे, वो भी सरेआम चौराहे पर। हमारे देश में कसाब की फांसी हुई तो चुपचाप हुई, किसी को पता नहीं चला, एक भी व्यक्ति देख नहीं पाया पब्लिक में से, केवल वो जो 3-4 लोग होते हैं जरूरी, उनके अलावा। क्योंकि फांसी देनी है न्याय के लिए, शौक के लिए नहीं। और हम कबीलाई समाज से बाहर निकल गए हैं, इसी का प्रमाण है कि हमें फांसी देखने का शौक नहीं है, दिखाने का शौक नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि न्याय दिखना चाहिए केंद्र में आ जाता है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ इसका मतलब ये कि जैसे मान लीजिए पीड़ित पक्ष है, तो जैसे अभी हुआ ना कि शबरीमाला, तो चलो अभी उसमें तो न्याय हो ही नहीं रहा है, दिखेगा तो क्या, लेकिन
जैसे अभी ये कौन था सिंगर, क्या नाम था इसका, जो अभी कुलदीप सेंगर। अब इस मामले में क्या हुआ, ये मामला ऐसा है कि एक लड़की की कमजोर स्थिति का मामला है जिससे देश नाराज है। और ऐसे मामलों से क्या होता है कि देश का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, विशेष रूप से परिवारों का, महिलाओं का कॉन्फिडेंस कम होता है। अब उस कॉन्फिडेंस को रीइंस्टेट करने के लिए जरूरी है कि आप इस मामले को न केवल जल्दी निपटाएं बल्कि पनिशमेंट होती हुई नजर आ जाए। इस चक्कर में पनिशमेंट ज्यादा कर दें ये नहीं, वो तो निष्पक्षता के खिलाफ हो जाएगा। होता हुआ देखने का मतलब है कि न्याय की प्रक्रिया तेज हो, ईमानदार हो, वंचित पक्ष के खिलाफ ना हो। इस सेंस में कह रहे हैं कि न्याय होना भी चाहिए, होता हुआ देखना भी चाहिए। और इसका मतलब सिर्फ इतना है, मैं ये नहीं कह रहा कि न्याय करने के नाम पर आप कुछ ज्यादा कर देंगे, पनिशमेंट ज्यादा बढ़ा देंगे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पनिशमेंट एग्जैक्टली उतनी होनी चाहिए जितनी होनी चाहिए। दिखाने के लिए पनिशमेंट को बढ़ाना ये दूसरा क्राइम है अपने आप में, ये नहीं करना है। लेकिन अपराध हुआ है तो कम से कम पीड़ित को ये संतोष मिले कि अपराध की कार्रवाई जल्दी होगी, दंड जल्दी मिलेगा, ये संतोष मिलना चाहिए। और ये संतोष पूरे समाज को मिलता है, केवल उस पीड़ित व्यक्ति को नहीं मिलता है। किसने पूछा हैदराबाद में क्या हुआ बताओ, सही हो गया? अरे भाई उस दिन भी कहा था कि अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के एनकाउंटर को कभी भी अच्छा नहीं मान सकते हैं। और अंदर का कबीलापन जो बचा हुआ है उसके सर पर आप इसको अच्छा मान सकते हैं। तो यदि आप उसको अच्छा मानते हैं तो आपका कबीलापन आपकी चेतना पर हावी है। सिंपल सी बात है ना जी। देखो दंड के ना 3 सिद्धांत माने जाते हैं। जो सिद्धांत आप बता रहे हैं, एक थियरी होती है रिट्रीब्यूटिव थियरी, इसको नोट कर लो कहीं काम आ जाएगा। रिट्रीब्यूटिव थियरी का मतलब होता है कि जैसे वो तैसा, प्रतिकारात्मक सिद्धांत, प्रतिकार का सिद्धांत या प्रतिकारात्मक सिद्धांत। इसका प्रतिनिधि वाक्य है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर ए टूथ। ये कथन कहां से लिया? बाइबल से लिया, ओल्ड टेस्टामेंट से लिया गया है और यहूदी सिद्धांत से फॉलो करता है। दूसरी जो थियरी है उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव थियरी, निवर्तन का सिद्धांत या निवर्तनात्मक सिद्धांत या निवारक सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत कह रहा है दंड इसलिए दो कि किसने कुछ गलत किया है, उतना ही दंड दो जितना गलत किया है। दूसरा है निवर्तन का सिद्धांत, दंड इसलिए दो कि भविष्य में अपराध ना हो। इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट की वैल्यू है कि ऐसा दंड दो कि बाकी लोग गलत करने से पहले 4 बार सोचें, ये इसका पर्पस है। और तीसरी थियरी है रिफॉर्मेटिव, जो महात्मा गांधी जैसे लोग मानते हैं, सुधार का सिद्धांत। दंड इसलिए नहीं देना है कि किसी से बदला लेना है, ना इसलिए देना है कि दूसरों को सबक सिखाना है, इसलिए देना है कि जो व्यक्ति गलती से गलत रास्ते पर चला गया उसको सही रास्ते पर लाना है, उसको सुधारना है। और जो सिद्धांत आप बता रहे हैं वो सिद्धांत हमारे घरों में खूब अप्लाई होता है। जैसे माता पिता 2-3 बच्चे हैं, एक से बढ़कर एक छठे हुए, शरारत करते रात दिन, माँ का माथा गर्म, बाप का माथा गर्म हो गया, फिर वो एक सिचुएशन ढूंढ के एक बच्चे को बुला लेते हैं अपने पास सैंपल के तौर पर, और बाकी बच्चों के सामने उसकी सुताई ठीक से कर देते हैं। बस इतना ध्यान रखते हैं कि महीने में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहे इस तरह की सुताई का। आज कौन पिटेगा ये केवल संयोग का मामला है, लेकिन जो भी पिटेगा अगर एक झापड़ के लायक काम किया तो 6 झापड़ पड़ेंगे, आज 5 बाकी दोनों के लिए हैं। वो संकेत है। जैसे माँ बाप 3 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं, घर में 3 बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, तुमको पता है युद्ध का मैदान बन जाएगा, जाने से पहले माहौल बनाने के लिए एक आध बच्चे को बुला के ठीक से पीट देते हैं, और बच्चे 3 घंटे तक नॉर्मल नहीं हो पाए तब तो वापस आ जाते हैं पेरेंट्स। तो इस बीच में राम राज्य बना रहता है घर के अंदर। ये जो सिद्धांत है इसको बोलते हैं निवारक सिद्धांत। और इस पर महात्मा गांधी का ऑब्जेक्शन पता क्या है, या कांट का ऑब्जेक्शन क्या है? इन दोनों का मानना यह है कि यह सिद्धांत इसलिए गलत है क्योंकि इसमें आप एक व्यक्ति को साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि बाकी व्यक्ति सुधर सके। जो सुधरेंगे वो साध्य हैं, जिसको पीट के सुधारोगे वो साधन है। और कोई भी ऐसा सिद्धांत जो किसी मनुष्य को ही साधन बना देगा, उस सिद्धांत को एथिक्स की दुनिया में ऐसा सिद्धांत नहीं माना जाता है। कांट इसकी मुखालफत करेंगे बहुत जोर शोर से। कांट का कथन यूपीएससी ने पूछा है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य होता है। इस कथन की व्याख्या करें, कथन कांट का कथन है, ठीक है? इस पर ये ऑब्जेक्शन है। तो हम कभी भी ये सजेस्ट नहीं करेंगे किसी भी केस स्टडी में कि किसी व्यक्ति को जितना दंड उसके कृत्य के लिए मिलना चाहिए उससे ज्यादा दंड इसलिए दिया जाए कि बाकी लोग उसको देख के घबरा जाए। हम इसका समर्थन करने से बचेंगे। चलो अब अगला सिद्धांत हम समझेंगे कि न्यूट्रलिटी और ऑब्जेक्टिविटी में संबंध क्या है। ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी, देखिए नॉर्मल केसेस में तो इनके बीच में सहयोग का संबंध है, ठीक? आप लोग कॉमन सेंस से अपने अपने विचार से बताएं कि इन दोनों का संबंध कैसा बनेगा। ऐसा बन सकता है, और ऐसा, और ऐसा, और ऐसा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तीसरा या दूसरा? पहला है जिसमें दोनों गोले एकदम अलग अलग हैं, दूसरे में गोले में गोला है, तीसरे में गोला गोले को काट रहा है, चौथा एक ही गोला है। कई लोग सरा बोल रहे हैं, 2 और 3 ही बोले जाने उसके, ताकि मामला ठीक बन जाए। कितने लोग मानते हैं कि पहला ठीक है? एक भी नहीं, चलो खड़ा उसको। दूसरे के पक्ष में कितने लोग यात्रा कर रहे हैं? क्या बात है, लगभग 20% जनता। कितने लोग मानते हैं तीसरा ठीक है? लगभग 17% जनता। कितने लोग मानते हैं कि चौथा ठीक है? एक भी नहीं। और 63% कौन से? नोटा। और इस प्रकार नोटा इलेक्शन जीत गया।
नोटा हमेशा इलेक्शन जीता है यहाँ पर, तो कितना भी कर लो नोटा ही जीतेगा यहाँ तो। मेरे हिसाब से तीसरे वाला इसमें ठीक है, तीसरे वाला ठीक है ना? क्यों ठीक है? जब भी आप तीसरे वाले को ठीक बताएंगे तो आपको साबित करना पड़ेगा कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा। अगर आप तीनों की व्याख्या कर पा रहे हैं तो मामला ठीक है। अगर तीन में से एक की भी व्याख्या फंसी तो इसका मतलब संबंध ये नहीं बनेगा। तो मैं जो पहली बात कहना चाह रहा हूं कि नेचुरली या नॉर्मली, ऑर्डिनरीली क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति ऑब्जेक्टिव है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, या यदि कोई व्यक्ति न्यूट्रल है तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ये सामान्य स्थिति है। ऑब्जेक्टिव नेचर का व्यक्ति सामान्यतः किसी मुद्दे पर न्यूट्रल होकर ही बात की शुरुआत करेगा, और जो व्यक्ति किसी मुद्दे पर न्यूट्रल है ज्यादा संभावना है कि वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ ही उसकी बात करना शुरू करेगा। इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर आप चाहे तो एक एग्जांपल अगर कोई सोचना हो तो अपनी लाइफ से सोच सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए हम पहले वाला का ध्यान रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए कौन से गुण सबसे ऊपर चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी चाहिए। यानी निर्णय जो होगा ना तथ्यों के आधार पर होगा, व्यक्तिगत रुचियों, मूल्यों, पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसलिए जज के लिए सबसे जरूरी गुण है ऑब्जेक्टिविटी। अब यदि ऑब्जेक्टिविटी उसका गुण है, उसका चरित्र है, उसका सद्गुण है, वर्च्यू है, कोई भी नया मामला उसके सामने आएगा, जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये आ गया उस जज की कोर्ट में, और कुछ संस्थाओं ने उसके खिलाफ एक पिटीशन लगाई कि ये संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 14 के खिलाफ है, हम इसके खिलाफ सुनवाई चाहते हैं। एक अच्छा जज जो ऑब्जेक्टिव तरीके से चीजें पढ़ने, सुनने, समझने का आदी है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो पहले से फैसला लेकर नहीं जाएगा, वो दोनों पक्षों की बात सुनेगा। सबसे पहले बुला लेगा, सरकार को बुला लेगा, यानी कि जो सरकार का वकील है, अटॉर्नी जनरल, उसको बुलाएगा, और दूसरी तरफ से जो पक्ष आएगा वो तो आ जाएगा। दोनों वकीलों को बोलेगा भाई आधा घंटा है, बोलो क्या बात है। ये वकील बताएगा संविधान के इस अनुच्छेद का उल्लेख है, ये है, वो है, वो है, अतः इसको खत्म किया जाए। वो जज सारे पॉइंट्स नोट कर लेगा, प्यार मोहब्बत से, गुस्सा नहीं करेगा, आंखें लाल हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा, सुनेगा, काम की बात नोट करेगा, फिर बीच में थोड़ा जल्दी बोलो, फास्ट 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 पॉइंट्स नोट करेगा। फिर दूसरे से बोलेगा हाँ जी आपको क्या कहना है इसके खिलाफ। फिर वो बताएगा कि पहले 1912 में ये हुआ था, 2028 में ये हुआ था, माना करेगा संबत 2028 में, ठीक। तो अब इसके बाद जज क्या करेगा? पहले से कोई पूर्वाग्रह न रखते हुए दोनों बातों में से जो काम की बात लेगा उसके बेस पर जो उचित लगेगा फैसला कर देगा। वो पहले से अपनी राय बना के बैठे ऐसा नहीं करेगा। तो कोई भी अच्छा जज, और जज केवल कोर्ट में नहीं होता, जज घर के अंदर भी होता है, हर जगह जज होते हैं। कोई भी अच्छा जज यदि ऑब्जेक्टिव है तो आप मान के चल सकते हैं कि वो शुरुआत न्यूट्रलिटी से ही करता है, सामान्य बात है, ठीक। व्याख्या कर लेंगे, इसकी एग्जाम्पल दे देंगे, चलो। नहीं तो पप्पा का एग्जाम्पल देना कि मेरे पप्पा बहुत अच्छे जज है। सेकंड सिचुएशन हो सकती है कि व्यक्ति ऑब्जेक्टिव तो हो पर न्यूट्रल ना हो, और ये एकदम हो सकता है, धूमधाम से हो सकता है, और ये भी दोनों तरह से हो सकता है, किसी के पक्ष में भी हो सकता है, किसी के विपक्ष में भी हो सकता है, किसी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में, ठीक। जैसे मैं दूसरों की बात करूं, मैं अपनी बात करूं तो मैं अधिकांश मामलों में न्यूट्रल नहीं हूं, ऑब्जेक्टिव होता हूं, और इस बात को कोई चिंता की बात भी नहीं लगती मुझे, ये सामान्य बात है, कोई रेयर बात नहीं है। जैसे मैं सामान्यतः जाति व्यवस्था को उचित नहीं मानता, ठीक। इसी प्रकार से मुझे सांप्रदायिकता में रुचि नहीं है, मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता बुरी चीज है, इससे जितना हम बच सके उतना बेहतर है। ये मेरा वैल्यू सिस्टम है, आपका भी हो सकता है, हम सबका अपना वैल्यू सिस्टम तो है ना भाई, उससे हम कैसे बच सकते हैं। फिर जहां पक्ष की बात आएगी तो मैं व्यक्तिगत तौर पर सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों का समर्थक हूं, और सामाजिक न्याय का ही एक पक्ष होता है आरक्षण। तो आरक्षण के इंप्लीमेंटेशन की कुछ कमियों को मानते हुए कुछ कमियां हैं, लेकिन आरक्षण का मूल तर्क मुझे लगता है कि उचित है। किसी भी समाज में समावेशी विकास के लिए हमें ऐसी पॉलिसीज लानी ही चाहिए, वो चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो, चाहे SC ST की बात हो, ट्राइबल्स की बात हो। जहां जहां पिछड़ापन सामाजिक कारणों से है, इंडिविजुअलिज्म से नहीं है, वहां वहां अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ मैकेनिज्म राज्य की ओर से होना चाहिए। इस बेसिक आर्गुमेंट का समर्थन मैं करता हूं। ऐसे ही और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे जिनके पक्ष विपक्ष में आप हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी दिन क्लास में डिस्कशन चल रही है, अच्छा पक्ष की बात करें तो मैं धर्मनिरपेक्षता का समर्थक हूं, मुझे उम्मीद है कि भारतीय संविधान में ये शब्द लिखा ही रहेगा कुछ साल तक अभी, तो मुझे भरोसा है इस बात का। और जाति व्यवस्था, सांप्रदायिकता, रंग भेद, मुझे इन चीजों से आपत्ति है, लिंग भेद से भी आपत्ति है, ठीक है। और मैं मान के चलूं कि जिन चीजों से मैं आपत्ति बता रहा हूं आपको भी प्राय आपत्ति होगी इन चीजों से, ऐसा थोड़ा कि मेरी पर्सनल आपत्ति है, कोई भी ठीक सोचने वाला व्यक्ति आपत्ति रखेगा इन चीजों से। अब मान लीजिए कोई मुझसे बात करे और बात इनमें से किसी मुद्दे पर करे, जाति व्यवस्था, सांप्रदायिकता, रंग भेद, लिंग भेद, मुझे उस डिबेट में न्यूट्रल होकर जाना चाहिए या मुझे उस पक्ष को ठीक से रखना चाहिए जो पक्ष में बहुत समय से मानता आ रहा हूं, मैं तो उसके पक्ष में रखूंगा ही। हाँ कर सकता है परिस्थितियों पर। सामने वाला कौन है, तोप लेके तो नहीं आ गया, कहीं गोली मार देगा तो चुप रहेंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे चला जाएगा फिर बोल लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मनमोहन सिंह है, देखना ही पड़ेगा, मनमोहन सिंह है तो कुछ ही बोल लीजिए, मोदी जी तो संभल के बोलिए, तो इसका ध्यान रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए, लेकिन आपके विचार तो वही रहेंगे ना जो विचार आप रखना चाहते हैं। तो कोई जाति व्यवस्था के मुद्दे पर डिबेट करे तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति न्यूट्रल ना हो, क्योंकि वो उसके विपक्ष में पहले से है, उस डिबेट से पहले लंबे समय में उसके विचार ऐसे बने हैं। पर जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलते हुए क्या जरूरी है कि मैं ऑब्जेक्टिव ना होकर ही बोलूं, या मैं ऑब्जेक्टिविटी रख सकता हूं उस समय भी?
ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलते हुए अपनी बात तथ्यों से, तर्कों से, ऑब्जर्वेशन से, दुनिया भर के समाजों के तुलनात्मक अध्ययन से रखना, न कि केवल पौराणिक कहानियों के माध्यम से, न कि केवल इमोशंस के रूप में रखना। तो मैं किसी मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में पहले से होते हुए ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी से अपनी बात रख सकता हूं, और यदि रख सकता हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ सिचुएशंस में मैं न्यूट्रल हुए बिना ऑब्जेक्टिव हो सकता हूं। गोल गोल लग रहा है ऐसा या समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है समझ में? इसका मतलब न्यूट्रल होना ऑब्जेक्टिव होने के लिए जरूरी नहीं है। आप न्यूट्रल न होते हुए भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, और पक्ष विपक्ष किसी में भी हो सकते हैं। जैसे धर्मनिरपेक्षता का विचार हो, उसका समर्थन करने के लिए जरूरी थोड़ा ना कि आप जिहादी हो जाएंगे उसके पक्ष में। आप उसके पक्ष में तर्क देके, तथ्य देके, प्रमाण देके बात रख सकते हैं। और यदि आपके सारे आर्गुमेंट्स प्रमाणों पर आधारित है, दुनिया भर की स्टडीज पे आधारित है, चिंतकों के रेफरेंसेस पे आधारित हैं, तो आप अपनी रुचि नहीं बता रहे, अपनी राय नहीं बता रहे, आपने बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से अध्ययन करके उस राय का निर्माण किया है। यह मसला हुआ। तो दो निष्कर्ष आए हमारे सामने। पहला निष्कर्ष आया कि ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी सामान्यतः साथ साथ रहती हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है ही नहीं। दूसरा ये आया कि ऐसा हो सकता है कि हम ऑब्जेक्टिव हों पर न्यूट्रल ना हो। जैसे सीएबी का मामला है या सीएए हो गया तो सीएए के पक्ष में आप हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं। पक्ष में होने के लिए आप केवल इमोशनल भी हो सकते हैं। अमेरिका में जो व्यक्ति वहां पैदा नहीं होता वहां का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वहां भी तो समस्या है। हमारे तो बन सकता है, सोनिया गांधी पीएम बन सकती है हमारे यहाँ। तो जैसे नागरिकता बाद में हासिल की है वो पीएम बन सकता है हमारे यहाँ, उनका नहीं बन सकता। अगर आप इस तरह के बेसिस पर बात करें, तब समर्थन करें, तो आपका समर्थन भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो अगर जिहादीपन से समर्थन करेंगे तो भी, और जिहादीपन से विरोध करेंगे तो भी, हम ना न्यूट्रल हैं ना ऑब्जेक्टिव हैं। अगर तर्कों और तथ्यों से समर्थन करेंगे तो भी, तर्कों तथ्यों से विरोध करेंगे तो भी, हम न्यूट्रल नहीं है किंतु ऑब्जेक्टिव हैं। दही बन गया कि समझ में आ गया है? रायता तो नहीं फैल गया? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब तीसरी सिचुएशन पर गौर करते हैं। ठीक, सिचुएशन नंबर 3 में आपको यह बताना है, क्या ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति न्यूट्रल तो हो किंतु ऑब्जेक्टिव ना हो? अगर ये सिचुएशन बन गई तो ये चित्र सही हो जाएगा, क्योंकि इस चित्र के सही होने की शर्त है, क्योंकि दो तो आप कर चुके हैं, तीसरा भी ठीक होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के व्यक्ति न्यूट्रल तो है किंतु ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें केवल एक खास तरह की सिचुएशन आ सकती है जहां ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग से हमारा काम चलता है, वहां की बात करते हैं। जैसे दुनिया के किसी देश में होने वाला कोई मुद्दा जिससे मेरा निकट का संबंध है ही नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। किसी ने बताया कि वहां ऐसे ऐसे होता है, एक कबीला ये है, एक कबीला ये है, इनमें झगड़ा होता रहता है, मेरे हित, मेरे मूल्य किसी से जुड़े हुए हैं नहीं। तो सीधी सी बात है कि मैं कहूंगा अरे ठीक है यार, होता तो होता होगा। तो मैं कहूंगा कि मैं तो इस मामले में न्यूट्रल हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैनू की तो मर रहे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं न्यूट्रल हूं, क्योंकि वो चीज मुझसे संबंधित नहीं है। किंतु जब मैं ऐसी बात कह रहा हूं कि ठीक है जो है सो है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें निहित है ये भी कि मैंने उस मामले पे बहुत गंभीरता से तथ्यों को, तर्कों को, प्रमाणों को पढ़ा नहीं है, खोज नहीं की है। मैं सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में जाना चाह ही नहीं रहा हूं, मैं ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग से ही काम चला रहा हूं। तो ऐसे रेयर एग्जांपल्स जो होते हैं जिसमें क्योंकि मेरा बहुत मतलब नहीं है इसलिए मैं न्यूट्रल हूं, और क्योंकि मतलब नहीं है इसलिए मैंने उसके लिए बहुत अध्ययन करने का प्रयास ही नहीं किया, और इसलिए ऑब्जेक्टिविटी जैसा मामला नहीं है। किसी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मामला है, आप क्यों उलझेंगे इसमें, और मैंने मान लिया ठीक है मैं क्यों उलझूंगा इसमें, तो मैं ऑब्जेक्टिव नहीं हूं, मैंने सब्जेक्टिवली बात को मान लिया, और न्यूट्रल इसलिए हूं कि मैंने अभी तक इस बारे में कुछ ध्यान दिया नहीं है। ये सिचुएशन हो सकती है, हो सकती है। किसी को भी लेके कोई भी ऐसा समाज जिससे आपका सीधा लिंक नहीं है, वहां कोई मुद्दा है, आपने ठीक से अध्ययन नहीं किया है, किसी ने आपको बताया वो मुद्दा, और मुद्दा बताते हुए न्यूट्रलिटी के पक्ष में राय दी, आप न्यूट्रल हो गए, आपने ऑब्जेक्टिवली स्टडी किया नहीं, आपने उसकी बात मान ली। ऐसा तो हमारे जीवन में 1000 बार होता है, और जब भी ऐसा हो रहा है इसका मतलब आप न्यूट्रल तो हैं पर ऑब्जेक्टिव नहीं है। और चौथी स्थिति हो सकती है ना न्यूट्रल ना ऑब्जेक्टिव, उसको बोलते शुद्ध गधापन, जो जीवन के बहुत सारे हिस्से को ढक लेता है, रहता है ये हिस्से में कई बार। तो यदि कोई आपसे पूछे कि ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी का संबंध स्पष्ट करें, क्या करेंगे? उत्तर को से धुआं निकलेगा या नहीं बताइए? धुआं निकलना चाहिए, आग लग जानी चाहिए परीक्षा भवन में, ऐसा आंसर लिख के आना कि परीक्षक भी कहे अरे यार इस पर तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ, सेकंड वाले दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पहला कौन सा था? ये इतने सारे तो थे। अच्छा, सेकंड वाला है कि मैं ऑब्जेक्टिव तो हूं पर न्यूट्रल नहीं हूं। ठीक, सिंपल सा मामला, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि पिता और माता सारे बच्चों को बराबर प्यार करते हैं नहीं करते हैं? है? बराबर नहीं करते? आप में से कितने लोग मानते हैं कि बराबर प्यार नहीं करते पेरेंट्स बच्चों को? और आप कौन से वाले जिनको ज्यादा मिला कि कम मिला? ज्यादा वाले। कि आप में कोई ऐसा जिसको लगता है कम प्यार मिला मुझे पेरेंट्स ने, बाकी बच्चों को ज्यादा प्यार दिया है? 1 2 3 4 5 6 7, ये वंचित वर्गों में एक नई कैटेगरी है, इनको माता पिता का प्यार थोड़ा कम मात्रा मिला। चलिए, जैसे सिंपल सा है कि माता पिता सब बच्चों को बराबर प्यार नहीं करते, तथ्य है, एकदम तथ्य है। और माता पिता क्या, दुनिया में कोई भी व्यक्ति कैसे सबको बराबर प्यार कर सकता है? नहीं कर सकता है, असंभव है। हम वो सबको बराबर प्यार करते हुए देख सकता है, एक्टिंग कर सकता है, लेकिन दिल तो दिल है ना, दिल नियमों से काम नहीं करता है, दिल तो दिल है, नियम तो बाद में बनते हैं। ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि एक्स वाई नाम के पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे ए और बी हैं, ए और बी का झगड़ा हुआ है। पेरेंट्स के दिमाग में ए की छवि खराब है, उनको लगता है कि झगड़ा जब भी होता है इसकी वजह से ही होता है, और बी को ये पता है कि ए की छवि खराब है इसलिए बी इसका फायदा ठीक उठाता है बीच बीच में। और हर घर में एक बी भी होता है जिसको पता है कि छवि इसकी खराब है, तो बीच में उसको पिन चुभा दी और रोने लगे जोर जोर से।
मम्मी ने बिना कुछ सोचे एक को पकड़ा, दो झापड़ मारे, तू हमेशा ऐसे करता है। ठीक, इस सिचुएशन में ना न्यूट्रलिटी है ना ऑब्जेक्टिविटी है। लेकिन अब आज बाप बैठा जज बन के, बाप दोनों बच्चों को बुला लिया, भाई बताओ क्या मामला है। उसके मन में पहले से बैठा है कि गड़बड़ ए नहीं की होगी, बी तो बहुत मासूम है, मन में ही बैठा हुआ है। लेकिन वो फिर भी किसी को पनिशमेंट देने से पहले चाहता है कि तथ्यों की बारीक पड़ताल कर ले। इस सिचुएशन में वो न्यूट्रल है या नहीं है? नहीं है, किंतु उसके बावजूद ऑब्जेक्टिविटी बरत रहा है कि नहीं बरत रहा है? बरत रहा है। ये है न्यूट्रल नहीं है किंतु ऑब्जेक्टिविटी बरत रहा है। और हो सकता है कि जब सारी सुनवाई कर ले उसको सच में रियलाइज हो कि उसके जो प्री कंसीव नोशन थी गलत थी, जो पूर्वाग्रह था गलत था, इस मामले में ज्यादा गलती बी की है। हो सकता है ऐसा फैसला कर दे, तो हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल नहीं था किंतु ऑब्जेक्टिव था। ऐसा तो खूब चलता है, सामान्य स्थिति में होता रहता है, हमारे साथ भी होता ही है। चलिए, इस परिवार की जो सबसे छोटी बच्ची है, चौथी बहन, उसका नाम है नॉन पार्टिजनशिप। और नॉन पार्टिजनशिप के लिए हिंदी अनुवाद क्या है? राजनीतिक तटस्थता। यूपीएससी ने इसका अनुवाद किया है गैर तरफदारी। तो कोई बात नहीं, मैं भी यूपीएससी वाला लिख देता हूं, गैर तरफदारी। अच्छा, ये भी अनुवाद तो बढ़िया है ही। इसमें केवल एक दिक्कत है कि इससे वो भाव स्पष्ट नहीं हो पा रहा जो अंग्रेजी के शब्द से हो पा रहा है। ठीक, देखो नॉन पार्टिजनशिप में ये जो PARTI है ना, इसके साथ में लिख लो पार्टी, PARTY, तो बात समझ में आ जाएगी। नॉन पार्टिजनशिप का संबंध पार्टी से तटस्थ होने से है, और यहां पार्टी का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी, और बड़े पैमाने पर देखें तो पॉलिटिक्स से तटस्थ होने से है। ये एक अच्छे सिविल सेवक के लिए मूल्य है, ये सामान्य व्यक्ति के लिए मूल्य नहीं है। जैसे अभी हम सिविल सेवक नहीं है, कोई हमसे पूछे भी किस पार्टी को पसंद करते हो, और अब धूमधाम से बताएं कि जी मैं तो राहुल गांधी जी का भक्त हूं, मैं उनकी पार्टी को पसंद करता हूं, मेरे लिए ईश्वर के बाद नंबर 2 तो राहुल गांधी ही आते हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत है क्या कहने में? अगर आपको पसंद है तो कहीं धूमधाम से कहिए, या आप नरेंद्र मोदी पसंद हो, या आप कहेंगे मैं तो उद्धव ठाकरे का भक्त हूं, तो कह सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जो भी आपको पसंद है कहिए उसका नाम। इसका मतलब ये हुआ, एक सामान्य व्यक्ति किस पार्टी को पसंद करता है, किस पार्टी के उसूल विचारधारा उसको अच्छे लगते हैं, कौन नेता पसंद है, सामान्य बात है। लोकतंत्र में चॉइस है, अपनी पसंद के नेता का समर्थन करना, खुल के समर्थन करना सामान्य बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सिविल सेवक के मामले में मैंने कहा था ना शुरू में, कुछ मूल्य हैं जो सामान्य व्यक्ति और सिविल सेवक दोनों पर लागू होते हैं, कुछ है जो केवल सिविल सेवक पर लागू होते हैं। केवल सिविल सेवक पर लागू होने वाले में एक था एनोनिमिटी, अनामिता। दूसरा है नॉन पार्टिजनशिप। ये आम व्यक्ति के लिए नहीं, ये सिविल सेवक के लिए है। और इसका मतलब क्या है, ये क्यों ये वैल्यू पैदा हुई? सबसे पहले देखते हैं कि ये वैल्यू क्यों पैदा हुई, और फिर देखते हैं इसका मतलब क्या है, क्या इसमें अपेक्षा है, फिर देखेंगे इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, जो सिविल सेवक है उसके जीवन में इसका प्रयोग किस तरह से हो सकता है। 3 बातें देखेंगे। देखिए मसला क्या है, एक व्यक्ति जिसने इस मूल्य को ईजाद किया उसका नाम है मैक्स वेबर। लोक प्रशासन की दुनिया में मैक्स वेबर का बड़ा महत्व है कि ब्यूरोक्रेसी की धारणा सबसे व्यवस्थित रूप में इस व्यक्ति ने दी थी। देखिए शासक जो होता है ना, किसी भी इतिहास के किसी भी क्रम में, चाहे राजतंत्र हो, चाहे धर्मतंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे तानाशाही हो, इन सब में आमतौर पर एक व्यक्ति होता है शासक। पर एक व्यक्ति शासन चला नहीं सकता किसी भी स्थिति में, क्योंकि शासन चलाना इतना आसान काम नहीं है, जटिल काम है। तो क्या होता है कि लोकतंत्र में तो एक व्यक्ति बनते प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, अमेरिका में जैसे है, फिर उसको चॉइस होती है। जैसे भारत और इंग्लैंड में क्या होता है कि वो सांसदों में से कुछ को मंत्री बना सकता है, और अमेरिका में राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री बना सकता है, जो उनका सिस्टम, जो उनका संविधान कहता है। तो उसने क्या किया, एक व्यक्ति को देश ने चुना, उसने कुछ योग्य व्यक्तियों को अपने हिसाब से चुन के मंत्री बनाया, ये हो गई पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार हो गई, राजनीतिक नेतृत्व तैयार हो गया। पर नेता और प्रशासक के बीच में बड़ा गैप होता ही होता है। नेता वो व्यक्ति है जो जनता की नब्ज पहचानता है, उसको प्रशासन के नियम नहीं पता, प्रशासन के उसूल नहीं पता, और प्रशासन में क्या क्या होता है, सैलरी कैसे बढ़ती है, प्रमोशन कैसे होती है, ट्रांसफर कैसे होती है, वो सब उसको नियम नहीं पता है, नियमावली नहीं पता उसे। और इसलिए क्या होता है कि हर शासक के नजदीक एक प्रशासक तंत्र रहता ही रहता है, एक ब्यूरोक्रेसी होती है। मैक्स वेबर ने कहा कि शासक दुनिया में 3 तरह के हुए हैं, इसलिए ब्यूरोक्रेसीज भी 3 तरह की होती है। सर कुछ शासक होते हैं जो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी पे बेस्ड होते हैं, कैरिस्मेटिक, करिश्माई व्यक्तित्व की करिश्मा है, और उस करिश्मे की चपेट में वो राजा बन गया, या प्रधानमंत्री बन गया, या मुख्यमंत्री बन गया। इस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री करिश्माई व्यक्ति है। करिश्माई व्यक्ति का मतलब है वो इसलिए पीएम नहीं है कि उसके पिताजी पीएम थे, वो इसलिए पीएम नहीं है कि सिस्टम से वो पीएम बन गया, सामान्य रूप से वो अपनी पर्सनैलिटी के दम पे पीएम बना। लोगों ने महसूस किया कि इस व्यक्ति में बहुत दम है, इसको पीएम बना। दिल्ली का सीएम कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी से सीएम बना। इन सभी कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये बिना बैकग्राउंड के पॉलिटिक्स में उतरे, इन्होंने जनता को ये विश्वास दिला दिया कि मुझमें कुछ खास बात है, जनता ने उनको वोट दिया, वो पीएम और सीएम बन गए। ये होती है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। दूसरी अथॉरिटी होती है जो फैमिली लाइंस पे आती है, जिसको ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल फैमिली अथॉरिटी कहते हैं। अगर राहुल गांधी पीएम बनेगा तो उस अथॉरिटी से बनेगा कि वो पीएम इसलिए बना क्योंकि वो पीएम के खानदान में पैदा हुआ था संयोग से, और उस खानदान में पैदा होने वाला व्यक्ति सामान्यतः एलिजिबल होता है पीएम बनने के लिए, बन ही जाता है। इस इलेक्शन में तो अगले में, अगले में तो अगले में, मतलब मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी कभी ना कभी पीएम बन ही जाएगा कुछ दिनों के लिए, उस घर में होने का इतना फायदा तो मिल जाएगा उसको। और ये केवल राहुल गांधी है, हर राज्य में ऐसे परिवार देखेंगे आप, हर राज्य में देखेंगे। ये फैमिली लाइंस पे बनने वाली अथॉरिटी है।
तीसरी अथॉरिटी वो कहता है कि जैसे डेमोक्रेसी आनी शुरू हुई, उसमें कैरिस्मेटिक तो है ही। तीसरा कहता है जो रैशनल लॉजिकल अथॉरिटी बनती है वो, और ब्यूरोक्रेसी की व्याख्या वो आमतौर पर उसके लिंक से करता है। अब वो कहते हैं कैरिस्मेटिक अथॉरिटी बहुत लंबी नहीं चलती, क्योंकि जिसका करिश्मा होता है एक समय के बाद करिश्मा खत्म हो जाता है। अगर वो अपने मरने से पहले उस अथॉरिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज ना कर दे तो वो अथॉरिटी उस व्यक्ति के साथ ही खत्म हो जाती है। तो बाल ठाकरे ने मरने से पहले उद्धव को थोड़ा समझदार बना दिया तो मामला चल गया आगे। राजीव गांधी ऐसा नहीं कर पाए तो मामला डामाडोल हो गया है, तो मामला फंस गया है। चल भी सकता था, कई बार नहीं भी चल पाता है। लाल बहादुर शास्त्री इतने महान व्यक्ति हुए, किंतु वो अपनी करिश्मा को अपनी अगली पीढ़ियों में चैनलाइज नहीं कर पाए, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर पाए, तो उनकी अगली पीढ़ियों को नहीं पूछ रहा है। तो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, फैमिली अथॉरिटी, ये सब एक समय के बाद खत्म होने लगती है। और जब इंग्लैंड में आ गई डेमोक्रेसी, इंग्लैंड में 1688 के आसपास से डेमोक्रेसी की बैर आनी शुरू हुई ठीक तरीके से। और मैक्स वेबर 19वीं सेंचुरी का आदमी है, तब तक वहां डेमोक्रेसी ठीक से काम कर रही थी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अच्छे से काम करने लगी थी। और तब तक ये क्लियर हो गया था कि दो पार्टीज काम करेंगी। एक पार्टी वहां पर कौन सी हो गई, कंजर्वेटिव, और एक जो बाद में बनी थोड़ी सी लेबर पार्टी, जो वहां की दरअसल सोशलिस्ट पार्टी है। अब जैसे ही आप टू पार्टी सिस्टम या मल्टीपल पार्टी सिस्टम में आते हैं, संकट आ जाता है। पहले क्या होता था, अकबर राजा बना, जैसे ही अकबर राजा बना उसने सबसे पहले क्या किया, कौन कौन लोग ब्यूरोक्रेसी में थे पहले उन सबको टटोला, जिन पे जरा भी शक था उनको निकाला, ये लाइन में खड़ा किया, तलवारें चलवाई, गजल कटवाई, काम खत्म किया। और फिर अपने जो पसंद के लोग थे उन सबको चुना कि चलो भाई अब से तुम शासन संभालो, तुम ये विभाग, तुम ये विभाग, तुम ये विभाग, ऐसे संभालो। आधुनिक काल में जब डेमोक्रेसी आती है तो ये संभव नहीं होता कि आप किसी को यूं ही भगा देंगे। तो मैक्स वेबर ने कहा अब समय आ गया है कि हम ये मान लें कि ब्यूरोक्रेसी शासन के हिसाब से चलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ब्यूरोक्रेसी और शासन के बीच में एक अंतराल होना चाहिए। लेबर पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो लेबर पार्टी अपनी ब्यूरोक्रेसी लाएगी, कंजर्वेटिव जीतेंगे तो वो लाएंगे, ये क्या मतलब हुआ। तो क्या होना चाहिए, एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए जो ब्यूरोक्रेसी कंजर्वेटिव और लेबर दोनों पार्टी से सरकारों के साथ काम कर सकती हो, जिससे इस बात से फर्क ही ना पड़ता हो कि सरकार में कौन सी पार्टी आ गई है। सरकार 5 साल के लिए आएगी, किंतु इनका जीवन भर का जो आजीविका का साधन है वो यही होगा। निश्चित प्रमोशन होंगी, फुल टाइम जॉब होगी, पार्ट टाइम जॉब नहीं होगी। एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो फुल टाइम काम करती हो, जीवन भर काम करती हो, प्रमोशन होती हो, बड़े विभाग संभालती हो, और एनोनिमिटी के साथ काम करती हो। एनोनिमस, क्योंकि नाम होगा नेता का, नाम होगा मंत्री का, क्योंकि जनता के साथ उसका संवाद है, जनता के लिए चेहरा मंत्री बनेगा। और मंत्री क्योंकि ना तो उसकी बैकग्राउंड है कि वो ये सारे काम समझता हो, ना उसके पास इतना समय होगा कि वो सारे जो इंस्टीट्यूशनल काम है वो सब कर सके। इसलिए मंत्री को सलाह देने के लिए और मंत्री के निर्णयों को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, और उस सिस्टम का नाम उसने रखा ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, अधिकारी तंत्र। इसलिए इस पूरी दुनिया में ब्यूरोक्रेसी के बारे में सबसे अच्छा सिद्धांत जिस व्यक्ति ने दिया वो मैक्स वेबर ही माना जाता है, और यूपीएससी ने इसके सिद्धांत पर ही सवाल पूछा जानबूझकर। तो ये बन गई ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी क्या है, स्थायी कार्यपालिका है, और नेता लोग क्या है, अस्थायी कार्यपालिका है। 5 साल के लिए आए फिर भगवान भरोसे है, और ये तो 30-35 साल के लिए आते हैं, जीवन भर काम करते हैं। अब अगर ब्यूरोक्रेसी के लोग किसी पार्टी विशेष से संबंधित हैं तो क्या वो दूसरी पार्टी के शासन में ठीक से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैक्स वेबर ने कहा, और बाद में कई लोगों ने बात कही, कि ब्यूरोक्रेसी में सिलेक्शन उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसके अंदर नॉन पार्टिजनशिप का मूल्य काम करता हो, जो किसी भी राजनीतिक दल या नेता या विचारधारा से तटस्थ रहकर काम करता हो। तो ये तो हो गया क्यों। अब अगर पूछे क्या है, और इस पर ना अलग अलग देशों की स्थिति अलग अलग है। विचार इंग्लैंड से आया है, और हमारी आजादी क्योंकि इंग्लैंड से ही आई है, तो इंग्लैंड के विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए ये विचार हमने भी वहां से अपना लिया। तो कोई पूछे आपसे नॉन पार्टिजनशिप क्या है, तो किसी भी राजनीतिक, क्या राजनीतिक दल, नेता या विचारधारा से तटस्थता, किसी भी राजनीतिक दल, नेता या विचारधारा से तटस्थता, इसको बोलते हैं नॉन पार्टिजनशिप। इसका मतलब ये नहीं कि मन में तटस्थता हो, मन में आप किसी का समर्थन कर सकते हैं क्योंकि वोट तो डालेंगे सिविल सेवक होने के बाद भी। इन पब्लिक लाइफ में, इसको और स्पष्ट कर दें, पब्लिक लाइफ में, क्योंकि सिविल सेवक की जो लाइफ होती है ना, प्राइवेट लाइफ ज्यादा नहीं होती है, उसका बहुत एलिमेंट पब्लिक है। अपने घर के अंदर बैठे हो, कलेक्टर साहब बैठे हैं, एसपी साहब बैठे हैं, अकेले बैठे हैं और जाम से जाम छलका के बात कर रहे हैं शाम के समय। आमतौर पर हर जिले में यही हाल होता है शाम के बाद, और वहां बैठ के बात कर रहे हैं, बोल भाई एसपी क्या लगता है कौन जीतेगा, और एसपी कह रहा है डीएम योगी ही जीतेगा इस बार। डीएम कह रहा है ना यार ये ना जीते इस बार बहन जी आनी चाहिए। बहन जी कौन है जानते हैं ना, हाँ वो राष्ट्रीय बहन है, जान रखना। जैसे एक राष्ट्रीय गान है, एक राष्ट्रगीत है, ऐसे कोई राष्ट्रीय बहन हो गई है मायावती जी, ठीक है। अब ये जो हो रहा है इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये यारी दोस्ती में साथ बैठे हैं, पब्लिक लाइफ में नहीं है, दोस्तों से बात चल रही है, बात कर रहे हैं। 4-5 आईपीएस एक ही बैच की पार्टी हो रही है, किसी की शादी सब पहुंचे वहां पर, सब वहां पर बाद में अकेले में हल्ला मचा रहे हैं, जोक सुना रहे हैं एक दूसरे को। उसमें किसी पार्टी का जिक्र आ गया, सब कह रहे अंदर की बात यही है कि यही पार्टी जीतेगी, अपना इसी में विश्वास है, बस जीत जाए, मजा आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन पब्लिक लाइफ में फेसबुक प्रोफाइल पे लिखा मोदी जी हम आपके साथ हैं, तो दिक्कत है।
तो परिभाषा क्या होगी? पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक दल, नेता या विचारधारा से तटस्थ रहने की जो स्थिति है उसका नाम है राजनीतिक तटस्थता। स्पष्ट हो गया? ये विचार पहली बार क्यों आया इंग्लैंड में, आप ये भी समझ गए। अब अगर थोड़ा सा ये समझना हो, अच्छा एक तो ये कि कैसे, इसको कैसे फॉलो किया जाता है। इसको ऐसे फॉलो किया जाता है कि आप अपनी पब्लिक लाइफ में किसी भी तरह से अपनी राय, राजनीतिक राय जाहिर नहीं करते हैं। आप जैसे आईएएस बन जाएंगे ना, अब तो हीरो बन के जाएंगे कि मैं आईएएस बन गया। वहां जाते ही आपसे 15-20 कागजों पर साइन करवाएंगे वो लोग। उन सब पे साइन करवाने के बाद ही राज्याभिषेक होता है। और उन कागजों में एक होता है सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स, सिविल सेवा आचरण नियमावली। उस नियमावली में बहुत सारी बातों में एक बात यह भी कि दहेज लेना अपराध है। और अगर किसी सिविल सेवक के बारे में ये पता लग जाए कि उसने दहेज लिया है विवाह में, मेरे 2-4-5 हजार 10,000 की वैल्यू शायद बढ़ा दी, पहले 2,000 की वैल्यू, उतनी वैल्यू का गिफ्ट है, गिफ्ट की नेचर में है तो अलाउड है, लेकिन उसका जो कुल मूल्य है वो कुछ हजार रुपए है। अगर कोई सिविल सेवक अपने विवाह में दहेज लेता है और यह साबित हो गया तो ये उसकी नौकरी छीनने के लिए पर्याप्त है। और ये लिखा है सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स में। और उन पर साइन किए बिना आप आईएएस में ज्वाइन नहीं कर सकते। रिजल्ट दिखा खुश हो सकते दुनिया में कि देखो मेरा है, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मतलब जो आमतौर पर लोग करते हैं, दहेज कोई चेक में थोड़ा लेता है, साबित नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो वो तो समाज के नियम अपने तरीके से चलते हैं, शासन के नियम अपने तरीके से हैं। लेकिन अगर कोई आपके पीछे पड़ जाए, प्रमाण इकट्ठे कर ले, फोटो खींच ले, वीडियो बना ले, दहेज की बात चल रही है, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ले आपकी, और वो सारा पुरिंदा भारत सरकार को भेज दे, लगभग तय है कि नौकरी छिन जाएगी। तो राजनीतिक जो राय है उसको आप जाहिर नहीं कर सकते। और इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो सीसीएस रूल्स की बात कर रहा था ना, इसलिए कर रहा, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स की बात कर रहा था, सीएससी रूल्स, उनमें साफ साफ लिखा है कि आप आईएएस या सिविल सेवक बनने के बाद आप अखबार में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप व्हाट्सएप या ये जो फेसबुक है वो उसमें अकाउंट रखिए। असल में फेसबुक उस समय थी नहीं जब रूल्स बने थे, तो रूल्स में फेसबुक लिखा हुआ नहीं है, सोशल मीडिया शब्द नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि नहीं लिखा है तो अधिकारी इसका फायदा उठा रहे हैं कि सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स में लिखा नहीं है कि सोशल मीडिया पर आप नहीं जा सकते, इसलिए लोग जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन भारत सरकार उन रूल्स में अमेंडमेंट कर देगी, करना चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत जल्दी अमेंडमेंट हो जाएगा उसमें, ये विचार चल रहा है इस पर, शायद 1 साल के अंदर अमेंडमेंट आने वाला है। उन रूल्स में वो लिख देंगे कि अगर आप सिविल सेवक हैं तो आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट या तो बनाएंगे नहीं, वरना जो पहले के रूल्स हैं वो सारे अप्लाई हो जाएंगे। रूल्स क्या हैं, आप रिसर्च आर्टिकल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रशासन के व्यक्ति हैं, प्रशासन के अनुभवों पर कोई अच्छी केस स्टडी है उस पर लिखिए, कोई समस्या नहीं। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक किसी विषय से पढ़ाई की थी, उस विषय में नई रिसर्च आई है, उस विषय में आपका मन कर रहा है, उस पर आप लिखिए, कोई समस्या नहीं। एकेडमिक, कल्चरल, सोशल, रिसर्च, ऐसा कुछ भी आपको लिखना हो, आजादी है। लेकिन आपके किसी भी लेखन या किसी भी एक्सप्रेशन से कोई राजनीतिक मंतव्य, राजनीतिक राय जाहिर नहीं होनी चाहिए। किसी पार्टी का समर्थन नहीं, किसी पार्टी का विरोध नहीं। और ये आपके सीसीएस रूल्स का हिस्सा है। ठीक है या गलत है? सही है, ये तो जरूरी है ना भाई, वरना कैसे तटस्थ रहेंगे? फिर तो पार्टी के साथ तय होगा कि अब कौन सी सरकार आ रही तो मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा। एक चीज ये है। दूसरा, भारत में कोई भी सिविल सर्वेंट इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो इलेक्शन आप लड़ नहीं सकते हैं, इलेक्शन में प्रचार नहीं कर सकते किसी का। फिर जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, सभाएं होती हैं, उन सभाओं में ना वक्ता बन सकते हैं, ना भाग ले सकते हैं। ये सब चीजें हैं जो भारत की ब्यूरोक्रेसी के लिए नियम के रूप में काम करती हैं, और इन सब के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि नॉन पार्टिजनशिप बनी रहे। यहां तक स्पष्ट हो गया। अब एक इसका तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य देखिए क्या है। जैसे एक देश है चाइना। चाइना में डेमोक्रेसी है, लेकिन ऐसी सुंदर डेमोक्रेसी, उसका नाम है सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी। जबरदस्त मॉडल है उन लोगों का कि इलेक्शन होता है पर एक ही पार्टी के लोग खड़े होते हैं और वो पार्टी जीत जाती है, वही पार्टी हारती है। तो चाइना के इलेक्शन, दरअसल चाइना में जो इलेक्शन होता है वो पार्टी का इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं होता, पार्टी का इलेक्शन होता है। जैसे दिल्ली मान लीजिए चाइना में होता, तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, तो ये 7 जो इलेक्शन होंगे ये कम्युनिस्ट पार्टी की 7 सीटें हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी के जितने मेंबर्स हैं इन इलाकों में वो वोटर्स हैं। तो यदि आपको चाइना में वोटर बनना है तो पहले कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनना होगा। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी प्लस 6 पार्टीज, 6 पार्टीज और हैं, किंतु उन 6 की 6 पार्टी के संविधान का पहला अनुच्छेद ये कहता है कि हम चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के ही अंग हैं। तो जो अदर पार्टीज हैं वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को ही आदर्श पार्टी मान के चलती हैं। इतनी डाइवर्सिटी है, इससे ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। अब क्या होगा, दिल्ली राज्य से 7 सीटें हैं मान लीजिए, तो दिल्ली में 7 इलेक्शंस होंगे। उस इलेक्टोरल एरिया में जितने लोग कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं वो वोटर्स हैं, उन्हीं में से कोई व्यक्ति खड़ा होगा संसद में जाने के लिए। उसी पार्टी के मेंबर्स वोट डालेंगे, जिसको वोट डाल के जितवा देंगे वो मेंबर बन गया, जो हार गया वो हार गया। तो उसी पार्टी का व्यक्ति जीतेगा, उसी का हारेगा, ये इलेक्शन होता है। और उनका नियम जो है वो ये कि नीचे के लोग अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, ऊपर भेजेंगे, किंतु जिसको एक बार भेज देंगे उसके बाद उसके आदेश मानने को बाध्य होंगे। तो जिसको चुन लिया है फिर उसके आदेश मानने पड़ेंगे, क्योंकि तानाशाही है वहां, लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र नहीं भारत जैसा। फिर अगले स्तर पर जो चुने गए हैं वो अगले स्तर पर चुनेंगे, फिर नेक्स्ट लेवल पे चुनेंगे। और ये मामला महात्मा गांधी भी कुछ ऐसे लोकतंत्र की उम्मीद करते थे, जैसा पहले चाइना में तो पार्टी का है, अगर पार्टी वाला सिस्टम ना हो तो महात्मा गांधी का मॉडल भी कुछ ऐसा ही था।